हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक भारत की खोज के सेकंड चैप्टर तलाश के क्वेश्चन आंसर। आज हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नेहरू जी के मन में क्या प्रश्न उठते थे। तो वो क्या सोचते थे, उनके मन में क्या प्रश्न उठते रहते थे। तो नेहरू जी के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते थे। वो सोचते थे कि भारत आखिर है क्या, और वो सोचते थे कि भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। भारत तो बहुत अधिक शक्तिशाली था, उसकी शक्ति कैसे समाप्त हो गई, और अतीत में भारत किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। भारत का आधुनिक विश्व से कैसा तालमेल बैठता है, और क्या आज भी भारत के पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। तो ये सारे जो प्रश्न थे वो नेहरू जी के मन में प्रायः उठते रहते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या कहा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को 5000 वर्ष पहले का बताया गया था। ये एक प्राचीन और पूर्व विकसित सभ्यता थी, पूरी तरह से विकसित सभ्यता थी, और इसका आधार ठेठ भारतीयपन था। अन्य सभ्यताओं से भी इसका संपर्क रहा। ये सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, इसमें किसी विशेष धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया था, सभी धर्मों को समान समझा जाता था। और यह सभ्यता जो थी वो नगर सभ्यता थी। इस सभ्यता में जो व्यापारी वर्ग था वो बहुत अधिक धनी था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ खड़े थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े हुए थे, और उनके चारों तरफ प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी पड़ी थी। मतलब वहाँ पर चारों तरफ क्या था, प्राचीन नगर के घर थे और गलियां थीं। नदियों के बारे में नेहरू जी का क्या कहना था। तो पहाड़ों से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली नदियों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो ये नदियाँ थी बहुत आकर्षित करती थी, जो कि पहाड़ों से निकलती थी और भारत के मैदानों में बहती हुई जाती थी। तो यमुना के चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हैं। तो भारत की प्रमुख नदी गंगा ने भारत के हृदय पर राज किया है। गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। अगला है, नेहरू जी ने कुंभ पर्व पर क्या देखा। तो नेहरू जी ने कुंभ पर्व पर हजारों की संख्या में लोगों को आते और गंगा स्नान करते हुए देखा था। तो नेहरू जी जो थे वो अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगता था वहाँ पर जाते रहते थे। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी ने अन्य किन किन ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की। तो नेहरू जी ने अनेक ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की। नेहरू जी ने अजंता एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, बनारस के पास सारनाथ, और आगरा और दिल्ली में जो बनी हुई इमारतें हैं, किले हैं, वो देखे, और उन्होंने फतेहपुर सीकरी भी देखा। भारत की विविधता अद्भुत कैसे है। तो भारत की विविधता प्रकट है और उसे कोई भी देख सकता है। इसका संबंध शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों से भी। उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर पश्चिम के बासी तमिल में बहुत कम समानता है, पर उनके भीतर के सूत्र एक समान है। तो भारत की जो विविधता है वो प्रकट है, मतलब हम किसी को भी देखकर बता सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ से संबंध रखता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर का है या दूसरा व्यक्ति साउथ का है, दक्षिण का है, तो हम उसकी जो बनावट है शारीरिक, उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो उत्तर का है और दूसरा व्यक्ति जो है वो दक्षिण का है। ऐसी ही उनकी जो आदतें होती है उससे पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है वो कहाँ से संबंध रखता है। तो भारत की जो विविधता है वो प्रकट है। हालांकि हम सभी लोग एक दूसरे से देखने में अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हम सब एक समान हैं। अगला है, भारत माता के संबंध में नेहरू जी लोगों से क्या प्रश्न पूछते थे और उन्हें क्या उत्तर मिलता था। तो नेहरू जी भारत माता की जय बोलने वालों से प्रश्न करते थे कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। तो जब लोग भारत माता की जय बोलते थे तो जो नेहरू जी थे वो उनसे पूछते थे कि वो ये भारत माता की जय बोल रहे हैं, इससे उनका क्या तात्पर्य है। तो जब एक किसान ने उनको बताया कि भारत माता क्या है, हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है, तब नेहरू जी पूछते हैं तुम कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हो, अपने गांव की मिट्टी की, ज़िले की मिट्टी की, या राज्य की, या पूरे भारत की मिट्टी।
अगला क्वेश्चन है, क्या जानकारी हमें हैरत में डालने वाली है? तो यह जानकारी बहुत हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, असमी, आंध्र, उड़िया, कन्नड़, मलयाली, पंजाबी, सिंधी, पठान, राजपूत, कश्मीरी और हिंदुस्तानी भाषी कैसे इतने वर्षों से अपनी अपनी पहचान बनाए रहे। अगला प्रश्न है, लेखक को किस बात की निराशा नहीं हुई? तो लेखक ने सामान्य व्यक्तियों से बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी थी। तो जो लेखक थे उन्होंने जो सामान्य व्यक्ति थे उनसे उनको बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनको बहुत निराशा भी नहीं हुई। तो जो हम किसी से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद हमारी जो है पूरी नहीं होती तो हमें क्या होता है, निराशा होती है। तो जो लेखक है उन्होंने सामान्य व्यक्तियों से बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी थी, इसलिए उनको निराशा भी नहीं हुई और उनको जितनी उनको उम्मीद थी उससे अधिक मिल गया, इसलिए वो निराश नहीं थे बल्कि खुश थे। अगला है, नेहरू जी ने सीमित नज़रिए वाले किसानों को क्या बताया? तो नेहरू जी ने सीमित नज़रिए वाले जो किसान थे उनको देश के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिस देश की मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी क्या है, भारत है। तो हमारे देश में क्या है, अनेकता में भी एकता है। उन्होंने किसानों को उनकी जो सामान्य समस्याएं थी उनकी जानकारी दी, उनके बारे में बताया। पाठ के आधार पर बताइए कि अभावों में जीते भारतीयों की दशा कैसी थी। तो पाठ से पता चलता है कि उस समय भारतीय अभावों में जीने के लिए मजबूर थे, उनके पास बहुत कुछ नहीं था, चारों ओर गरीबी थी तथा अन्य प्रकार की विपत्तियां भी थी। निराशा का भाव उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। तो जो भारत के किसान थे, भारतीय थे, वो बहुत अधिक गरीब थे और जो ये गरीबी थी वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। तो समाज में भ्रष्टाचार और असुरक्षा की भावना थी। अगला है, अनपढ़ ग्रामीणों को क्या याद थे? जो अनपढ़ थे ग्रामीण लोग, उनको क्या याद थे? तो उनको सैकड़ों पद याद थे और वो उनको अपनी बातचीत की जो भाषा थी, आपस में जब बातचीत करते थे तो उन पदों को बोलते भी थे। वे नैतिक उपदेश वाली कहानी का भी उल्लेख करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, अब कौन सी अवधारणा अधिक विकसित हो गई है? तो अब जो राष्ट्रीयता की अवधारणा है वो अधिक विकसित हो गई है। हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो अधिक विकसित हो गई है। तो हम देखते हैं कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एक राष्ट्रीय समुदाय बना लेते हैं और एकजुट होकर रहते हैं, भले ही हमारे अंदर कितने भी अधिक मतभेद क्यों ना हो। तो एक हिंदुस्तानी ईसाई जो होता है वो कहीं भी चला जाता है तो उसको हिंदुस्तानी ही माना जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम विदेश में जाते हैं तो क्या होता है, जो इंडिया के लोग होते हैं वो अपना अपना एक समुदाय बना लेते हैं और एकजुट होकर रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर कितनी एकता है, भले ही वो अंदर से कितने अलग क्यों ना हो, उनमें कितने भी अधिक मतभेद क्यों ना हो। इसी तरह एक हिंदुस्तानी जो ईसाई है वो कहीं भी चला जाएगा उसको हिंदुस्तानी ही माना जाता है। तो राष्ट्रीयता की जो अवधारणा है वो बहुत अधिक विकसित हो गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, लेखक को किन किन कारणों से उत्तरोत्तर गिरावट का अनुभव होता है? तो लेखक को निम्नलिखित कारणों से गिरावट का अनुभव होता है। सरल, सजीव और समृद्ध भाषा के स्थान पर अत्यंत जटिल साहित्य शैली अपनाना। तो जो लेखक थे उन्होंने क्या किया था, पहले तो बहुत अच्छी भाषा लिखते थे, एकदम सरल होती थी, लोगों के समझ में आसानी से आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो साहित्य शैली थी वो काफ़ी जटिल कर दी थी, पेचीदा कर दी थी, कठिन हो गई थी। अगला है, संकीर्ण रूढ़िवादिता, भव्य कला एवं मूर्ति निर्माण की जगह जटिल पच्चीकारी वाली नक्काशी का होना और श्रद्धा आडंबर की प्रधानता। ये जो सारी चीज़ें थी उससे लेखक को लगता था कि दिन पे दिन गिरावट आ रही है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के, आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।